नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारे ये साइंस के और बहुत बेहतरीन और दमदार वाले मैं लेके आता हूँ, क्योंकि इसका ऑपरेशन और चीराफाड़ी मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। इसीलिए मेरी क्लास क्या है, थोड़ी लंबी चली जाती है। वरना 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली हमारी क्लास को ले पा रहे होंगे। और माफ़ी चाहता हूँ आपकी, 2 दिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई है। लेकिन आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। अगर नहीं आता है तो केवल आपको देखना है कि मैं किस तरीके से किन किन फैक्ट को किस तरीके से सॉल्व कराता हूँ। मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो पिछला भी उठा के देख लीजिए, या मैं आगे जो कराऊंगा या आज का ही देख लीजिए आप। तो मेरे कराने का तरीका ये है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ से जितने क्वेश्चन पॉसिबल एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जल्दीबाजी करता नहीं हूँ मैं, इसीलिए मेरी क्लास लंबी चली जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड्स ने उस ज्ञात डैश तत्वों में न्यूलैंड्स ने उस ज्ञात डैश 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 तत्वों को अपनी अष्टक तालिका में व्यवस्थित किया था। मतलब न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिया था और अपनी तालिका दी थी अष्टक नियम के आधार पर, उसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था, सीधा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले आए थे डोबी-नायर त्रिक जी, जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। उसके बाद आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड जी ने अष्टक नियम के आधार पर अपनी तालिका व्यवस्थित की थी। उसके बाद आए थे मेंडलीव जी, उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। और उसके बाद आए थे हमारे मोज़ले जी, जिन्होंने क्या काम किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। और आज हम मोज़ले जी की ही आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका आपको आंसर देना है, क्या 63 है, क्या 56 है, क्या 58 है, क्या 118 है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार भी हैं और आप लोगों ने सही उत्तर दिया भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, यानी कि 56 तत्वों को उन्होंने क्या किया था, 56 तत्वों को उन्होंने क्या काम किया था, आवर्त सारणी को मतलब व्यवस्थित किया था या अपनी तालिका बनाई थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले आए थे डोबी-राइनर त्रिक, ये आए थे डोबी-राइनर जी, ये आए थे। और फिर उसके बाद आए थे न्यूलैंड ये आए थे। फिर आए थे, क्या आए थे भाई, मेंडलीव, ये मेंडलीव जी आए थे, ध्यान रखेंगे। और फिर आए थे मोज़ले, क्या आए थे भाई, मोज़ले। मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं तो समझ जाना। तो ये साइंटिस्ट आए थे। अब इन्होंने हुआ क्या, डोबी-राइनर जी ने इन्होंने दिया था त्रिक सिद्धांत। पूछ लेता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। इस त्रिक सिद्धांत में क्या हुआ था, इन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया था। जैसे मान लीजिए इन्होंने ले लिया लिथियम, ले लिया और सोडियम ले लिया, और इन्होंने ले लिया मान लीजिए पोटेशियम। इन्होंने 3 तत्व ले लिए थे कि बीच वाले का जो परमाणु भार होगा ना वो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो सोडियम का परमाणु भार होगा वो पोटेशियम का और लिथियम का जो इसका औसत होगा, इन्होंने ये कहा था। इन्होंने 3 तत्वों का एक क्या है ग्रुप बनाया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो लिथियम मतलब बीच वाला जो तत्व होगा, जो बीच वाला तत्व होगा उसका जो बाहर वाले जो होंगे उनका क्या है परमाणु भारों का औसत होगा, जो बीच वाले का परमाणु भार होगा, ठीक है। तो ये कहा, किसने कहा था, डोबी-राइनर जी ने। तो इस पूछ लेता आपसे कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे डोबी-राइनर जी ने त्रिक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कितने तत्वों को लिया था, 3 तत्वों को इन्होंने लिया था। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब पूछ लेता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, भाई न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो इन्होंने अपना क्या दिया था भाई, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो अष्टक नियम में क्या काम किया था, इन्होंने क्या काम किया था कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के समान होंगे। यानी कि पहले के गुण, यानी कि फर्स्ट के गुण 8वें के समान होंगे, 8वें के समान होंगे। तो इन्होंने क्या है, ऐसे जो जोड़े बनाए थे डोबी-राइनर जी ने, इन्होंने 3 ही जोड़े बनाए थे। एक तो ये था लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एक और था कैल्शियम करके था। तो 3 पेयर बनाए थे, 3 पेयर ही प्राप्त हो पाए थे, बाकी हो ही नहीं पा रहे थे इसके अकॉर्डिंग कि भाई बीच वाले का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होए। तो ये भी फेल हो गया। अब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, तो इन्होंने क्या काम किया, पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के समान होंगे। तो ये भी क्या हो गया, ये कैल्शियम के बाद क्या हो गया, ये कैल्शियम के बाद क्या हो गया, ये फेल हो गया।
तो कैल्शियम के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। और इसमें तत्व कितने थे, इसमें तत्व थे 56। अगर हम बात करें इसमें कितने तत्व थे, इनमें थे 63 यानी कि 63। और मोजले जी में कितने हैं, 118 आएगा या 126 आएगा, ध्यान रखेंगे। या तो ऑप्शन में 126 दे रखा होगा, ये 118 दे रखा होगा। तो तत्वों के बारे में पूछ लेता है, तो न्यूलैंड के जो तालिका थी उसमें 56 तत्व थे आवर्त सारणी में, और मेंडलीव की में कितने थे, 63 थे, और मोजले की में कितने थे, 118 या 126। तो मेंडलीव जी ने क्या काम किया था, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के अनुसार रखा था, परमाणु भार के अनुसार रखा था। तो इनका भी ये नियम कैसे फेल हो गया, इनका नियम ऐसे फेल हो गया कि इन्होंने क्या काम किया, जो आयोडीन है, आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा। भाई आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा, तो बात कैसे रखा भाई, आयोडीन का कितना होता है, ये होता है 126.91 होता है, और टेलुरियम का कितना होता है 127.61, कुछ इस प्रकार के था। तो टेलुरियम के और आयोडीन में परमाणु मतलब एक का अंतर था, तो परमाणु भार के अनुसार ये रख रहे हैं भाई, कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, जो आयोडीन था वो टेलुरियम के बाद रखा, यानी कि पहले परमाणु भार ज्यादा रख दिया और बाद में परमाणु भार कम रख दिया। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया भाई। ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फेल हो गया। बात समझ आ रही है। तो मोजले जी आए, इन्होंने क्या काम किया, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। क्या लिखा भाई, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक क्या है, इन्होंने बढ़ते क्रम में लिखा कि भाई पहले परमाणु क्रमांक 1 वाला आएगा था, तो फिर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने मोजले जी ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। तो यही हम क्या है, आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने इतना बताया है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में बन के जाता है। ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, यहाँ से एक क्वेश्चन बन के जाता है। तो इन सारे पॉइंट्सों को लिख लेना। मैंने एक वीडियो बनाई है कि टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, एनालिसिस कैसे करें। तो एनालिसिस ऐसे ही होता है, अगर आपसे क्वेश्चन हुआ है तो, नहीं हुआ है तो उसके सारे फैक्ट जानो और अपनी एक कॉपी में नोट करो। तो ऐसे ही आपके क्या है, मार्क्स इंक्रीज होते हैं टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 काफी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार निस्तारण या उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए उल्टी आ रही है, छींक आ रही है, हिचकी आ रही है, जुकाम हो गई है, खांसी हो गई है, तो ये आप किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं। एक होती है भाई, ये हमारी कैसी है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कैसी हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। लेकिन ध्यान रखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं भी हमारी कैसी होती हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कैसी, एक तो होती है सामान्य होती है, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक होती है असामान्य यानी कि इनसे क्या है, इनसे मृत्यु हो जाएगी, इनसे मृत्यु हो जाएगी और इनसे मृत्यु नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक क्रिया है श्वसन, आप श्वसन क्रिया करते हो, रक्त परिसंचरण है। बात समझ में आ रही है, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, और क्या है, श्वसन है। तो एक है हमारे पास श्वसन और एक है आपके पास हिचकी। क्या है भाई, हिचकी, उल्टी, ये मान लीजिए क्या है, उल्टी है, रक्तचाप है, रक्तचाप मैं बता रहा हूं आपको। इसमें है हृदय का धड़कना, भाई हृदय का धड़कना। तो अगर ये सारी चीजें बंद हो जाएं, या रक्त का जो परिसंचरण है, रक्त का जो प्रवाह है, अगर वो बंद हो जाए, या श्वसन क्रिया बंद हो जाए, या हृदय का धड़कना बंद हो जाए, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सामान्य जो क्रियाएं होती है, जैसे हिचकी आना, उल्टी, दस्त, छींक आना, बात समझ में आ रही है, या रक्तचाप है, लार का निस्तारण है, तो ये क्रियाएं अगर होती हैं तो ये हमारी जो कंट्रोल करता है, ये करता है मेडुला। कौन करता है, ये मेडुला करता है, मेडुला ऑब्लिंगुटा। ये हमारी क्या है, मेरुदंड है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये मानव शरीर का तापमान, ये तापमान नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, तापमान को क्या करता है,
ये तापमान को नियंत्रित करता है, ये तापमान को नियंत्रित करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, हमसे सिर्फ ये पूछता है, तो बहुत अंदर की बात पूछ ली है कि अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। तो आप बताएंगे अनैच्छिक क्रियाओं को, मानव में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? नियंत्रित करता है। और अनैच्छिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसी होती है जिनसे आदमी की मृत्यु हो जाती है, और एक ऐसी होती है जिनसे आदमी की मृत्यु नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि रेलवे की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको क्या कर लीजिए? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती जलते समय राम ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। भाई मोमबत्ती जल रही थी, राम ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। क्या मोम पिघल रहा था? आपको यह बताना है, क्या मोम पिघल रहा था, या मोमबत्ती जल रही थी, या मोमबत्ती का आकार घट रहा था, या पिघला हुआ मोम जल रहा था? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको यह बताना है। तो देखो, मोम पिघल रहा था। भाई मोमबत्ती आपने जलती हुई देखी, मोमबत्ती आपने जलती हुई देख ली, ये स्टेटमेंट कह दिया गया। तो मोम पिघल रहा था, जी हाँ मोम पिघल रहा था। मोमबत्ती जलेगी तो मोम पिघलेगा जरूर। मोमबत्ती जल रही थी, भाई वो तो स्टेटमेंट में ऑलरेडी कह दिया है ना कि मोमबत्ती जल रही थी, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, इससे क्या प्रभाव पड़ा? तो ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो जल रही थी, ठीक है, ये क्रिया हो गई, ये परिवर्तन नहीं हुआ। मोमबत्ती का आकार घट रहा था, भाई मोमबत्ती जलेगी तो मोमबत्ती का आकार घट रहा था। अच्छा भाई चलो, ये हो भी सकता है, घटता है आकार। यह पिघला हुआ मोम जम रहा था, तो इससे बेहतर ये है कि जो पिघला हुआ मोम था वो जम रहा था, तो इसमें क्या है? मोमबत्ती का आकार भी घट रहा था, ये भी बात इसमें स्पष्ट रूप से आ जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं आपको पहला, आपको अगर हम लेते हैं, भाई ये तो दोनों तो 100% सही है, भाई ये तो दोनों 100% सही है, ये तो दोनों 100% सही है कि भाई पिघला हुआ मोम जम रहा था और मोमबत्ती पिघल रही थी, ये तो दोनों सही है। तो पहला और चौथा किस में है? तो पहला और चौथा देखो इसमें है, पहला और चौथा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी के साथ तीसरा भी दे रखा हो, अगर तीसरा दे रखा होता तो हम उसको सही मान लेते, जिसमें पहला और तीसरा और चौथा दे रखा होता, लेकिन पहला और तीसरा और चौथा किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम केवल पहले को और इसको सही मानेंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोमबत्ती पिघल रही थी और पिघला हुआ मोम जम रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं काफी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये भी क्या है, आप इसका मुझे आंसर देंगे और इस पे आप क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कि चपाती को बेलना, समझते रहना आप लोग, भाई चपाती को बेलना, भाई चपाती को क्या है भाई? बेलना, और चपाती को सेकना, ये दो बातें कही इसमें, चपाती को बेलना और चपाती को सेकना, ये परिवर्तन है। तो इन्हें उल्टा किया जा सकता है, भाई उल्टा किया जा सकता है, वो होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन। कैसे होते हैं? वो होते हैं भौतिक परिवर्तन, ये होते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जिन्हें हम उल्टा कर सकते हैं, और जिन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता वे होते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। कैसे होते हैं भाई? रासायनिक परिवर्तन। ये बात आप ध्यान रखोगे। भाई आप मान लीजिए बर्फ का जलना, सॉरी बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ये बर्फ का जमना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का गर्म होना भौतिक परिवर्तन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मोम का क्या होता है? पिघलना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आ रही है? दूध का गर्म हो, दूध का दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आ रही है? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम वापस क्या है, वापस नहीं ला सकते, या उनको उल्टा नहीं कर सकते, या वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे फल है, फल पक गया, मान लीजिए पेड़ पे लगा फल पक गया, एथिलीन के कारण पकता है, ठीक है, और प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड या कार्बाइड कैसे पकाते हैं। तो मान लीजिए अगर फल पक गया है तो वो हमारा कैसा परिवर्तन हो गया? वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, एथिलीन की वजह से पक गया, और आप दोबारा उसको कच्चा नहीं कर सकते, पक गया तो पक ही गया वो। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम वापस नहीं कर ला सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जिन्हें वापस किया जा सकता है, जैसे पानी एक बार जम गया, और जब पानी जम गया तो उसको आप खुला छोड़ दो, उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर, वो फिर से जल बन जाएगा।
तो क्या है कि जो परिवर्तन वापस अवस्था में ला सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो ये कह रहा चपाती को बेलना और चपाती को सेकना कैसा परिवर्तन है। तो चपाती को बेलना कैसा परिवर्तन होगा, आपने आटा मल लिया, तो आटा मल लिया है तो उसको आप बेल रहे हो, रोटी बेलने के बाद अगर सही उसका आकार नहीं आया तो उसको दोबारा से मिटान दोगे और फिर से आप लोई बनाओगे और रोटी गोल करने की कोशिश करोगे, फिर भी नहीं आ रही है, फिर से मिटान दोगे, फिर से रोटी गोल करने की कोशिश करोगे। यानी कि बार बार इसको क्या है, इसको उल्टा किया जा सकता है। लेकिन चपाती आपने एक बार सेक दी, रोटी आपने सेक दी है, रोटी फूल के मोटी हो गई है और उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है। रोटी में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब रोटी एक बार फूल गई है, रोटी फूल गई है, तो क्या आप उसको वापस में आटा में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसको उल्टा किया जा सकता है, इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, उल्टा किया जा सकता है ये नहीं होगा, उल्टा नहीं किया जा सकता ये भी नहीं होगा, उल्टा किया जा सकता है और क्रम से उल्टा किया जा सकता है, मतलब उल्टा किया जा सकता है और क्रम से उल्टा किया जा सकता है, उल्टा नहीं किया जा सकता और उल्टा क्रम से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ना नहीं और होता, यहाँ पे क्या है, नहीं छूट गया हमसे। तो उल्टा किया जा सकता है, पहले वाले के लिए उल्टा किया जा सकता है और क्रम से उल्टा नहीं किया जा सकता, इस वाले को उल्टा नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, सी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखो एग्जाम में आया हुआ है और इस प्रकार से परिवर्तनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं और एक प्रश्न और है आपके लिए। आप लोगों को पता होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। दूध से दही में बदलना निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सही है या कौन सा सही है, आपको पहचानना है कि दूध से दही बनना निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला कह रखा है हमसे कि इसकी अवस्था तरल अवस्था से कैसी कर रहे हैं भाई, ठोस में बदल जाती है। आप दूध होता है दही बन जाता है तो क्या तरल अवस्था से अर्ध ठोस में बदल जाती है, अर्ध ठोस, बिल्कुल सही बात है, गाढ़ा हो जाता है, उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। क्या इसका रंग बदल जाता है, तो आप कहोगे भाई ये रंग इसका नहीं बदलता है। क्या दूध को जब हम दही में कन्वर्ट करते हैं क्या काला रंग हो जाता है, क्या पीला हो जाता है, क्या हरा हो जाता है, नहीं, उसका रंग नहीं बदलता है, सफ़ेद ही रहता है। क्या इसका टेस्ट बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है, स्वाद जो होता है उसका टेस्ट, दूध कैसा होता है मीठा, लेकिन दही का कैसा स्वाद होता है, खट्टा। तो दही मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है, लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दही को हम खट्टा ही मान के चलते हैं, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, चेंज होता है। फिर कह रहा है कि परिवर्तन को पूर्ववत नहीं किया जा सकता, क्या उस परिवर्तन को आप प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हो। आपने दूध से दही बना दिया, क्या दही से आप दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। कोई ऐसी अभी तक मशीन नहीं बनी है जो क्या करे, आपके दही को दूध बना दे। तो इसलिए हमारा क्या है, जो चौथा पॉइंट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप ढूंढ लो पहला तीसरा चौथा, आप ढूंढ लोगे पहला तीसरा चौथा कौन सा सही होगा, तो पहला तीसरा चौथा यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो मैंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। ये आपको हमें बताना है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, 2.4 के या 24 के या 0.024 के या 0.24 के। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4.186 जो जूल होता है, ये जो हमारा होता है ये बराबर होता है 1 कैलोरी के। किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी के बराबर होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये पूरी तरीके से नोट कर लेना। अगर यहाँ से हम 1 जूल की वैल्यू निकालेंगे तो 1 जूल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4.186 कैलोरी। जब ये कैलोरी हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को उड़ा दोगे। जैसे ही इस पॉइंट को उड़ाओगे तो 3 जीरो आप लगाओगे। जब 3 जीरो लगाओगे तो आप क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 1000। हम जीरो लगाएंगे, पॉइंट 1 और लगाएंगे और यहाँ 1 जीरो और बढ़ा देंगे। तो ये 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और फिर जाएगा 2 बार, लगभग ये 3 बार जाएगा। तो हम इसको 2 स्थानों तक लेते हैं तो 4 ले लेते हैं। तो ये 4 से जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8000 के आसपास हो जाएगा और फिर ये 3 बार और चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 0.24। तो आप ये कह सकते हो कि 1 जूल जो है, 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा
0.24 कैलोरी के बराबर। किसके भाई? कैलोरी के बराबर। ये ध्यान रखेंगे तो आपको आज ये भी पता चल गया कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। भाई 1 कैलोरी तो आपको 4.18 जूल के बराबर होती है, 8-6 जूल के बराबर होती है। लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो ये आप दोनों पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यहां से रेलवे में डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसा कि इसने आपसे पूछा भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.24। तो काफी लोगों का ये आंसर क्या है? सही गया होगा। तो एक स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि भाई मुझे क्लियर नहीं दिख पाता है, तो मैं बता देता हूं, यहां से लगभग 4K की क्वालिटी इधर से जाती है। आप लोग अपना इंटरनेट सही कर लें, या आप क्या है सेटिंग चेंज कर लिया करें। सेटिंग में जाके जो एडवांस में जाके डेटा की होती है 300, 120, 240 पे होगा आपका क्लिक पक्का, तो 360 या 480 कर लें, तो उसमें क्या है आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल होने लगेगा। तो अगर किसी को धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरी कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की कमी है, आपके इंटरनेट की कमी है। तो किस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए स्वस्थ मनुष्य क्या है, कोई दोष नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई दूर का दिखाई नहीं देता है, किसी को पास का दिखाई नहीं देता है, किसी को ना तो दूर का दिखाई देता है, किसी को ना तो पास का दिखाई देता है, किसी को ऊर्ध्वाधर रेखाएं साफ नहीं दिखाई देती, किसी को क्षैतिज रेखाएं साफ नहीं दिखाई देती, तो उनमें दोष हो जाते हैं दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ठीक है, तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? इसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? प्रेस बायोपिया। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं इनके नाम बता देता हूं। इसे बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या बोलते हैं इसको साथियों? प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको हम, प्रेस बायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये बात ध्यान रखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं हम दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको हम? दूरदृष्टि दोष। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अबिंदुकता, इसको हम कोई दूसरे नाम से, इंग्लिश में नाम होता है इसका, कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं है, तो अबिंदुकता। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जैसे दादा दादी होती है ना, दादा दादी, तो उन्हें क्या, दादा दादियों को ओल्ड एज में ये वाला जो रोग है ना, ओल्ड एज में होता है। इसमें पूछा किस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का बताना है। तो जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, जरा दृष्टि दोष, ये दादा दादियों की एज में होता है। और जब ये किनको होता है? ये होता है दादा दादी की एज में। दादा दादी की एज में आपने देखा होगा, जो आपकी दादी हैं, जो इस तरीके से देखती हैं तो चश्मे को ऐसे करती हैं, और दादा ऊपर को ऐसे करके देखते हैं तो चश्मे को ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दादा दादी की जो आंखों में लेंस का यूज हो रहा है, जो चश्मा पहन रहे हैं आपके दादा, उसमें क्या होता है? बाईफोकल लेंस होता है, यानी कि द्विफोक्सी लेंस होता है। उसमें क्या होता है? अवतल भी होता है और उसमें उत्तल भी होता है। तो इसके उपचार के लिए ध्यान रखेंगे द्विफोक्सी। क्या भाई? द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यह हम ये भी कह देते हैं बायफोकल, बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस। तो बायफोकल लेंस का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं उसके उपचार के लिए। ये होता कैसा है ये आपको बता दूं मैं, इस प्रकार से होता है ये। तो ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से, मान लीजिए आपका ये चश्मा है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका चश्मा है। तो ये जब चश्मा है आपका, तो ऐसे समझ लीजिए कि ये इस प्रकार से होता है। तो ऊपर वाला जो होता है हमारा, ऊपर वाला होता है उत्तल लेंस, ऊपर वाला होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। इसमें 2 लेंस लगे होते हैं, दूर का और निकट का पास देखने के लिए, और नीचे लगा होता है उत्तल लेंस। कैसा लगा होता है नीचे? उत्तल लेंस। तो एक लेंस में क्या होते हैं? 2 लेंस होते हैं, इसीलिए इसको हम द्विफोक्सी यानी का बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ऊपर होता है अवतल लेंस और नीचे होता है उत्तल लेंस। और ये हमारा क्या है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये ओल्ड एज में होता है, दादा दादी की एज में ये होने वाला बीमारी है। ना तो उनका दूर का दिखाई देता है और ना ही उनको पास का साफ दिखाई देता है। ठीक है, नहीं बात समझ में आई? अब मायोपिया क्या होता है? ये होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का साफ दिखाई देता है। निकट का साफ, निकट का कैसा दिखाई देता है? साफ दिखाई देता है, लेकिन इसमें दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। इसमें दूर का कैसा है? दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। और इसके उपचार के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस। कौन सा करते हैं भाई? अवतल लेंस करते हैं।
अवतल लेंस। बात समझ आ रही है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या करेंगे, दूरदृष्टि में दोष में ध्यान रखेंगे, इसमें होता क्या है, इसमें दूर का मतलब यह दूर का साफ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? दूर का साफ दिखाई देता है। लेकिन पास का कैसा दिखाई देता है? पास का साफ नहीं दिखाई देता है। और इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? इसके उपचार के लिए करते हैं उत्तल लेंस। क्या करते हैं भाई? उत्तल लेंस। कौन सा भाई? उत्तल लेंस। अभी आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता ऐसे होता है व्यक्ति को, ना तो उसको मतलब क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं, तो क्षैतिज रेखाएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और क्षैतिज रेखाएं अगर साफ दिखाई दे रही हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं साफ नहीं दिखाएंगी। यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं दोनों एक साथ साफ इस व्यक्ति को नहीं दिखाई देती हैं, और इसको हो जाता है अबिंदुकता। और इसके उपचार के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका भाई? बेलनाकार। किसका भाई? बेलनाकार लेंस का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो बेलनाकार लेंस का जो प्रयोग करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं? अबिंदुकता के लिए। तो जरा दृष्टि दोष के लिए ड्यूफोक्सी लेंस, और मायोपिया के लिए उत्तल लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए मायोपिया के लिए अवतल लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार। ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। देखो इसका नाम आ रहा है दूर, यहां से कॉरिलेट करो दूर। तो दूर में क्या? ऊ की मात्रा आ रही है। दूर में क्या आ रही है? ऊ की मात्रा आ रही है। तो जब ऊ की मात्रा आ रही है तो उत्तल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। और निकट ए आ रहा लास्ट में, तो ऐसे निकट के लिए अवतल लेंस, मायोपिया के लिए अवतल लेंस। तो ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आंख से संबंधित क्वेश्चन था, लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? आपको यह पहचानना है कि इन तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टोटीन। ये हमारे हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में इनको 17वें समूह में रखा गया है। इनको किस में रखा है? इनको जो है, इनको 17वें समूह में रखा गया है। 17वें समूह में रखा गया है, समूह में। और ये सारे के सारे कैसे हैं? ये अधातु हैं। क्या है भाई? ये अधातु हैं। और इनके जो है बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 17वें समूह के तत्व हैं और ये अधातु तत्व हैं, और इनके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी किसकी? हैलोजन परिवार के तत्वों की। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है एक तो, और एक होती है विद्युत ऋणात्मकता। तो ध्यान रखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। कैसी होती है? घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की क्या होती है? ये सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन की क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और इसकी किसकी? एस्टेटीन की कितनी होती है? सबसे कम होती है। तो यहाँ लिख लेंगे विद्युत ऋणात्मकता जो क्रम है सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की, और फिर एस्टेटीन की। तो ये क्या है? विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम है। किसका भाई? ये है विद्युत ऋणात्मकता। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? पहले तो यहां तक आओगे तो बढ़ेगी, और जब यहां से नीचे जाओगे तो घटेगी। तो यहां से यहां तक क्या होती है? बढ़ेगी। यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन आएगी तो यहाँ बढ़ेगी। सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में देखो, लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है किसकी, क्लोरीन की, फिर किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की, फिर किसकी होगी, आयोडीन की, और फिर होगी एस्टेटीन की। बस यहाँ पे फर्क है कि यहाँ से क्या है, क्लोरीन के बाद फ्रोमीन की होती है, तो सबसे जो कम होती है वो किसकी होती है, एस्टेटीन की होती है, ध्यान रखेंगे। तो एस्टेटीन एक ऐसा है जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता रखता है। लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है, तो फ्लोरीन की है, ध्यान रखेंगे। तो ये हैलोजन परिवार के तत्व थे और इसमें आपको कहीं भी हीलियम देखने को नहीं मिलेगा, हीलियम नहीं मिलेगा आपको। फ्लोरीन भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, एस्टेटीन भी मिल रहा है, लेकिन हीलियम नहीं मिल रहा है। हीलियम क्या है हमारा, हीलियम क्या है हमारा, दूसरे तत्व का है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हीलियम हमारा क्या है, इस हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो काफी लोगों ने क्या है उत्तर सही दिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बताना है बहुत बेहतरीन तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग की श्रेणी में नहीं आता है। जो जेनेटिक डिसीज होती है ना, जन्मजात रोग जो होते हैं, उनकी श्रेणी में ऐसा कौन सा रोग है जो नहीं आता है। कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्णांधता, ये हमारा वर्णांत का, रॉयल डिसीज यानी कि हीमोफीलिया, और स्किल सेल एनीमिया, ये हमारा क्या है, और एक है कैंसर। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे कैंसर होते हैं ना, कैंसर ये वायरस की सीरीज में आता है। वायरस की सीरीज में जैसे डेंगू हुआ तो ये वायरस होता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू, ये सारे के सारे हमारे कैंसर में आते हैं। पोलियो हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ, बी हुआ, या रुबेला हुआ, जर्मन खसरा हुआ, तो ये सारे के सारी जो मैंने बीमारियां बोली हैं ये वायरस से होती हैं। लेकिन अगर हम हीमोफीलिया की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, आनुवांशिक, किसकी भाई, आनुवांशिक बीमारियों की बात करें तो आनुवांशिक बीमारियां, आनुवांशिक रोग, तो आनुवांशिक रोगों की अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से समझना। एक होती है हमारी, क्या होती है, हीमोफीलिया। आपने बहुत अच्छे से नाम पढ़ सुना होगा, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हमारा क्या होता है, ये आनुवांशिक रोग होता है, इसे बोलते हैं हम रॉयल डिसीज। एक आपने नाम सुना होगा वर्णांता। एक आपने नाम सुना होगा स्किल सेल एनीमिया, किसको बोलते हैं, एनीमिया। तो अनीमिया, और एक होती है थैलेसीमिया, एक होता है हमारा थैलेसीमिया। तो आप देखिए हीमोफीलिया ये कैसा है, ये हमारा हीमोफीलिया क्या है, ये तब होता है जब किसी व्यक्ति में क्या है, रक्त का थक्का देरी से जमने लगता है। जब रक्त का थक्का देरी से जमने लगता है तो उस रोग को, जिस व्यक्ति में रक्त का थक्का देरी से जमता है उस रोग को हम कह देते हैं हीमोफीलिया रोग कह देते हैं। और ये रॉयल डिसीज है। सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ये रोग 1984 के आसपास ये देखा गया था। और जो हमारा वर्णांता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होती है, आंख में हमारी दो प्रकार की सेल होती हैं, एक होती है हमारी रोड सेल और एक होती है कॉन सेल। एक होती है कॉन सेल और एक होती है रोड सेल। कौन सी भाई, रोड सेल। जब रोड सेल खराब हो जाती है तो हमें वर्णांता होती है, और जब हमारी कॉन सेल खराब होती है तो वर्णांता, क्योंकि रोड सेल क्या होती है, ये रंग देने का काम करती है, और ये वाली कौन सा करती है, ये प्रकाश देने का काम करती है। और जब ये खराब हो जाती है तो हमें रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो वर्णांत का क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस है और ये एक आनुवांशिक रोग है। तो इसमें क्या है, आंख में हमारे दो प्रकार की सेल होती हैं, एक होती है कॉन सेल, एक होती है रोड सेल। तो जब कॉन सेल हमारी खराब हो जाती है तो वर्णांता हो जाती है, क्योंकि कॉन सेल हमें रंग देने का काम करती है और रोड सेल प्रकाश देने का काम करती है। और ये जब खराब हो जाती है तो हमें रतौंधी होने लगती है, रात में देखना कम हो जाता है। तो अनेमिया, इसमें क्या होता है कि आप आयरन युक्त पदार्थ आप कम खा रहे हो तो आपका क्या होगा, आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाएगा, और आपकी जो आरबीसी की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा या थैलेसीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया या थैलेसीमिया दोनों में ही क्या है, आरबीसी की संख्या में
में कमी हो जाती है, खून की संख्या में कमी हो जाती है, आप आयरन युक्त पदार्थ कम खा रहे हो तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी और आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी, और जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और डॉक्टर आपको कह देगा आपको एनीमिया हो गया है। बात समझ आई? तो ये 4 रोग थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? ये आनुवांशिक रोग हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कैंसर हमारा क्या है? कैंसर हमारा क्या है? कैंसर हमारा एक वायरस से रोग होता है। बात किससे होता है? वायरस से। तो आपने देखा हो पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। छोटी माता, बड़ी माता, इसको स्मॉल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे के सारे किसमें होते हैं? ये हमारे वायरस से होते हैं। रूबेला, जर्मन खसरा, ठीक है नहीं, और रेबीज, रेबीज का नाम सुना होगा आपने, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे के सारे हमारे किसके हैं? ये हमारे किसके हैं? कैंसर से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप लगाइए और समझिए। बोल्फिया किस पादप जाति का पौधा है? बोल्फिया, आपने नाम सुना होगा कि पादप जो जाति हैं उनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक होता है पुष्पोद्भिद और एक होता है अपुष्पोद्भिद। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा पादप जाति है ना, मैं पूरे प्रॉपर वे में बताता हूं आपको। जो हमारी पादप जाति है ना, पादप जाति, तो पादप जाति को क्या है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास होती है, क्या होती है? ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक है हमारे पास अपुष्पोद्भिद, क्या होता है? अपुष्पोद्भिद, यानी कि जिसपे क्या है? फूल नहीं आता है, ठीक है, फूल और बीज नहीं आता है। और एक होता है पुष्पोद्भिद, क्या है? पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। इस पे क्या होता है? इस पे फूल क्या होता है? इस पे फूल आता है और इस पे क्या है? ये बीज होता है, इसमें बीज होता है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें फूल क्या होता है? इसमें फूल नहीं आता है और इसमें बीज नहीं होता है, इसमें बीज नहीं होता है। तो पादप जो जाति का जो वर्गीकरण है, क्या है? वर्गीकरण, तो वर्गीकरण, तो पादप जाति का जो वर्गीकरण है वो हमारा कितना है भाई? 2 भागों में बांटा गया है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अब अपुष्पोद्भिद भी हमारे कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो बहुत अच्छे से सुन लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा, तो ध्यान रखेंगे, एक होता है थैलोफाइटा, क्या होता है? थैलोफाइटा, और एक होता है बायोफाइटा, क्या होता है? ब्रायोफाइटा, क्या होता है? बायोफाइटा, और एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, क्या होता है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ध्यान रखेंगे, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा हम उसको कहते हैं, हम कहते हैं शैवाल। इसका एकमात्र उदाहरण है शैवाल। क्या है भाई? शैवाल। तो ध्यान रखेंगे, शैवाल हमारा क्या है? ये शैवाल हमारा थैलोफाइटा यानी कि थैलोफाइटा का क्या है? उदाहरण है। जो हमारा टेरिडोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा, इसका एकमात्र उदाहरण है फर्न। क्या है भाई? फर्न्स। तो फर्न्स क्या है? हमारा टेरिडोफाइटा है, और ये जो है हमारा शैवाल क्या है? हमारा थैलोफाइटा है। ध्यान रखेंगे, इनमें क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल, आपने देखा होगा क्लोरोफिल, यहाँ देखा, ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये होते हैं परपोसी। क्या होते हैं? परपोसी। क्या होते हैं ये? परपोसी। जो थैलोफाइटा होता है, ये क्या है? इनमें ना तो संवहनी तंत्र होता है, संवहनी उत्तक, इनमें क्या है? संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। क्या होते हैं भाई? संवहनी उत्तक, संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। संवहनी उत्तक बोले तो जाइलम और फ्लोएम, इन जो हमारे थैलोफाइटा जाति के जो हमारे पादप होते हैं, तो उनका मैंने एकमात्र एग्जाम्पल बता दिया शैवाल। तो आपने शैवाल देखा होगा जिसे हम काई बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? शैवालों में क्या होता है? ना तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और ना ही इनमें, जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ना तो ये होता है परपोषी होते हैं। जो जिन पादपों में क्लोरोफिल होता है तो वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, और जो भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं वो स्वपेशी होते हैं। और जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या है? दूसरों के भोजन पे क्या है? निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई ये परपोषी होते हैं, ये स्वपेशी होते हैं। तो जो थैलोफाइटा है ये परपोषी होते हैं। लेकिन बात आती है जो हमारा इनमें क्या है? संवहनी तत्व, मतलब ऊतक, यानी कि
संवहनी वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम यानी कि संवहनी ऊतक या संवहनी तंत्र होते हैं या नहीं होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल को जड़ से पत्तियों तक ले जाना, और फ्लोएम का काम होता है भोज्य पदार्थ का परिवहन करना पादपों में। तो जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर सिस्टम के अंग होते हैं या ऊतक हैं, वो इस थैलोफाइटा में नहीं होते हैं, ये बहुत ध्यान रखेंगे। इस ब्रायोफाइटा में ना तो इसमें अंग होते हैं ना कुछ होते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइटा है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या है, क्लोरोफिल। इसमें क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, क्लोरोफिल होता है और ये स्वपोषी होते हैं। और ये क्या होता है, इनमें क्या है, जाइलम भी होता है। इनमें क्या है, जाइलम भी होता है और इनमें फ्लोएम भी होता है। क्या होता है भाई, इनमें फ्लोएम भी होता है, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। और ये हमारे क्या होते हैं, इनमें वैस्कुलर सिस्टम यानी कि संवहनी ऊतक या संवहनी तंत्र इसमें होता है। लेकिन बात करते हैं पुष्पोद्भिद। ये हमारे प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक होता है हमारा अपुष्पोद्भिद, एक होता है अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, और एक होता है पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो। अपुष्पोद्भिद यानी कि जिसमें पुष्प क्या हो, इसमें क्या होता है, पुष्प यानी कि पुष्प क्या होता है, बाहर होता है। और इसमें क्या है, इसमें पुष्प क्या होता है, पुष्प अंदर होता है। पुष्प क्या होता है, अंदर होता है। तो जो इसमें इसका जो एग्जाम्पल है, इसका है हमारा अनानास। भाई इसमें क्या, इसका अनानास नहीं, बॉल्फिया। क्या है भाई, बॉल्फिया, सॉरी माफी चाहता हूं। तो बॉल्फिया हो गया, या यूकेलिप्टिस हो गया, या यूकेलिप्टिस हो गया, यूकेलिप्टिस। तो ध्यान रखेंगे, यूकेलिप्टिस या बॉल्फिया। तो यूकेलिप्टिस सबसे बड़ा पुष्पोद्भिद पादप है और बॉल्फिया सबसे छोटा पुष्पोद्भिद पादप है। और अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं हम, इसमें आप कहेंगे अनानास को। किसको बोलेंगे, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है। क्या है भाई, अनानास, अनानास या स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी ले लिए या अनानास ले लीजिए। इसमें क्या होते हैं, पुष्प या बीज बाहर की तरफ होते हैं। बीज हो या पुष्प हो, बाहर की तरफ होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अपुष्पोद्भिद। और पुष्पोद्भिद हम उसको बोलते हैं जिसमें पुष्प या फल, पुष्प या बीज अंदर की तरफ होते हैं। तो मैंने बताया पुष्पोद्भिद में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पुष्पोद्भिद पादप है यूकेलिप्टिस है, और सबसे छोटा है बॉल्फिया। तो बॉल्फिया क्या है, हमारा पुष्पोद्भिद है। बॉल्फिया क्या है, पुष्पोद्भिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्पोद्भिद। तो ये पादप जाति का वर्गीकरण था, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा आपको कराने की। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तिलचट्टा खून का रंग कैसा पाया जाता है, क्या लाल होता है, क्या नीला होता है, क्या सफेद होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही हो जाएगा। तो देखो, एक होता है मनुष्य, इसके जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। अगर हम बात करें इसमें हृदय कितने होते हैं, हृदय, तो इसमें हृदय होते हैं 4। कितने होते हैं भाई, मतलब जो कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं हृदय में। एक हमारा होता है तिलचट्टा। क्या होता है, तिल, और इसको बोलते हैं हम चट्टा, तिलचट्टा, या हम इसको बोल देते हैं कॉकरोच, कॉकरोच। तो कॉकरोच अगर हम बात करें, इसके खून का रंग, इसका खून का रंग कैसा होता है, और इसमें क्या है, कोष्ठक कैसे होते हैं, या कोष्ठक कितने होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके खून का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। क्या होता है, सफ़ेद। और इसमें कोष्ठक जो होते हैं 13 होते हैं। लेकिन बात करें इसमें जो वर्णक होता है, जो सफ़ेद रंग का जो खून होता है उसका जो वर्णक है वो क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। क्या होता है, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, खून का रंग इसके कॉकरोच या तिलचट्टा का क्या होता है, सफेद। एक आपने नाम सुना होगा ऑक्टोपस। क्या होता है भाई, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस नाम सुना होगा। इसके जो पैर होते हैं वो पैर कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर इसके खून की बात करें, किसकी भाई, खून की, तो इसका खून ध्यान रखेंगे, इसके खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है भाई, नीला। और इसका जो वर्णक होता है, इसका वर्णक ध्यान रखेंगे, ये होता है हीमोसियामीन।
क्या होता है, हीमोसियामीन। तो ध्यान रखेंगे जो ऑक्टोपस है इसमें पैर कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसमें खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसका जो पिगमेंट होता है हीमोसियामीन, क्या होता है, हीमोसियामीन। जो ऑक्टोपस होता है इसके वर्णक ध्यान रखेंगे, हीमोसियामीन। मैं और अच्छे से लिख देता हूं, हीमोसियामीन ये क्या है, वर्णक है। और किसका है ये हमारे ऑक्टोपस का। तो ऑक्टोपस का ये वर्णक है, पिगमेंट जिसे कहते हैं। तो हमसे पूछा तिलचट्टा में खून का रंग कैसा हो जाएगा, तो तिलचट्टा में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सफेद। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप लोगों से कभी कभी जब इजी क्वेश्चन पूछना होता है तो यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। क्या आइंस्टीन ने, या जेम्स चैडविक ने, या गोल्डस्टीन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है क्या किसने की थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। और ये भी बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी। और आपको ये भी बताना है कि मुझे नाभिक की खोज किसने की थी। और ये भी बताना है आपको कि परमाणु की खोज आपने किसने की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाभिक की खोज किसने की थी और इनकी खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन, आपने एक ट्रिक देखी होगी, ईंट पर नाच। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें हाई स्कूल में यही पढ़ाई गई थी, आप लोगों को भी अधिकतर यही पढ़ाई होगी। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, जे से थॉमसन, पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड और ने से न्यूटन, चे से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी ये हमारी की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। अगर प्रोटॉन की खोज किस कब पूछता है आपसे, तो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो खोज जो की थी, खोज ये बताना है। और इसमें जो है नामकरण, ये इसमें 2 क्वेश्चन अपवाद बन के आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे अगर खोज पूछता है तो आप बताओगे गोल्डस्टीन। क्या बताओगे, गोल्डस्टीन ने क्या करी थी, इसकी खोज करी थी। अगर आपसे नामकरण पूछता है तो आप बताओगे रदरफोर्ड ने इसकी क्या करी थी, रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी थी। अगर आपसे न्यूटन की पूछेगा तो न्यूटन का साफ साफ बचा देगा, ने से न्यूटन और चे से क्या हो जाएगा, चैडविक। तो चैडविक ने क्या करी थी, न्यूटन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। और नाविक ने किसकी खोज की थी, सॉरी नाविक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। किसने भाई, रदरफोर्ड ने नाविक की खोज की थी। और जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी, जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु। जी हाँ, किसकी भाई, परमाणु। तो सॉरी जॉन डाल्टन, क्या भाई, जॉन डाल्टन, सॉरी जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी, जॉन डाल्टन। यहाँ पे क्या आएगा, जॉन डाल्टन। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जॉन डाल्टन ने किसकी खोज करी थी। अगर आपसे पूछ लेता है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर होती है। और इसी को हम बोलते हैं 1 फर्मी। तो 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 के। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो ये होती है 10⁻⁻10 क्या होती है, मीटर। और इसको की बोल देते हैं हम 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 के बराबर। या आप ये कह सकते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो किस में नापी जाती है, फर्मी में नापी जाती है। तो नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी के बराबर होती है, यह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, या आप ये कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी या नाभिक की त्रिज्या ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। माइनस में जिसकी पावर कम होती है वो बड़ा होता है, और माइनस में जिसकी पावर ज्यादा होती है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो आपसे पूछा था न्यूटन की खोज किसने की थी, तो न्यूटन की खोज किसने की थी, न्यूटन की खोज की थी चैडविक जी ने। किसने की थी, चैडविक जी ने। तो जेम्स चैडविक ने क्या काम किया था, न्यूटन की खोज कर दी थी। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, अगर उनके नामकरण की बात करें तो रदरफोर्ड, और न्यूटन की चैडविक, और रदरफोर्ड नाविक, और परमाणु की जॉन डाल्टन। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, ये आपको बताना है कि किसी गतिशील पिंड का वेग है आधा कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उनके फॉर्मूले कि भाई जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये होता है 1/2 mv²। आपको पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। क्या होना चाहिए? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा आपको पता होना चाहिए। इसका इस पे क्या है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है। इसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है mgh। आपको पता होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यहाँ से भी फॉर्मूला यह सवाल पूछ लेता है। इसकी यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। ध्यान रखेंगे, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 mv² प्लस के mgh। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी यहाँ पे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, कभी कभी आपसे ये सूत्र फॉर्मूला ही पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि इसके वेग को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, यानी कि b को क्या कर दिया जाए? b/2 कर दिया जाए। ठीक है, और कुछ नहीं करना चाह रहा है। तो आप क्या कैसे निकालोगे? आप निकालोगे किस तरीके से? देखो, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब m है मान लीजिए, तो m का तो m कांस्टेंट ही रहेगा, और b को क्या कर दिया गया? b/2 कर दिया गया, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, और ये रहेगा कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, और ये बन जाएगा b² अपॉन में क्या हो जाएगा? 4। तो हम 4 को क्या ले लेंगे? 1/4 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1/2 mv², और यही क्या हो जाएगा? 1/2² इंटू ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, ये 1/2 नहीं आएगा, क्या आएगा? ये 1/4 हो जाएगा। 1/4, माफी चाहता हूं। तो 1/4 हमने बाहर ले लिया। तो जब 1/4 हमने बाहर ले लिया तो 1/2 mv², ये क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक वाला जो गतिज ऊर्जा होगी वो यही तो होगी, 1/2 mv²। हमने यही माना था भाई काइनेटिक एनर्जी ये है, लेकिन हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का डैश निकाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का डैश की अब क्या हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी का डैश निकाल रहे हैं हम, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी पहले की 1/4, 1/4, या कह सकते हैं चौथाई हो जाएगी। देखो 4 गुना भी मिलेगा, तो ये ध्यान रख लेना, नहीं रखना है, मतलब ध्यान रखना है कि कभी चौगुनी लगा दो। जैसे ही 1/4 है, हाँ भाई चौगुनी हो जाएगी, तो ये नहीं बोलना है ना दोगुनी होगी ना आधी होगी। कितनी होगी? चौथाई होगी। 1/4 लिखा होगा, 1/4 लिखा होगा, या फिर चौथाई लिखा होगा। तो आपको सही पहचानना होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है कि एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया, एक टावर से कोई पिंड है जो शून्य की गति से पत्थर फेंका जाता है, जमीन पर 4 सेकंड में गिरेगा, तब टावर से शून्य की ऊंचाई क्या होगी? कोई पॉइंट है, मान लीजिए उसे हमने दे दिया शून्य की ऊंचाई, वहां से एक पत्थर फेंका जा रहा है। कीजिए इसको सॉल्व। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? हाइट है, और यहां पे क्या रखा है? यहां पे कोई पत्थर रखा है, और ये जो है ना ये तल है, और ये जो ऊंचाई है ना ये वाली h ऊंचाई है, और हमसे दे रखा है कि ऊंचाई कितनी है बचे है h, और टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकंड दे रखा है। अगर हमसे बात करेगा कि प्रारंभिक वेग कितना है हमारे पास? 0 है। आपसे पूछा क्या है? आपसे ऊंचाई यही आपसे पूछी है, और जी का मान आपको पता होता है कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम या तो 9.8 लेते हैं, या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होकर लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण आपको पता होगा। गति का दूसरा समीकरण पता होगा, जो ऊंचाई निकालने के काम आता है। h बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ GT²। h बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो आज आपसे ऊंचाई पूछी है, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है, इसका मान 4 है, प्लस 1/2, जी का मान कितना है? 10, और टी का मान कितना है? 4, और 4 का कर दोगे आप वर्ग। तो जब 4 का वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा 10, और 4 चौक 16। इसको आप काट दोगे तो 8 बार चला जाएगा, और 8 दाई कितना हो जाएगा? 80 मीटर। क्या हो जाएगा? 8 दाई 80 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 दाई क्या हो जाएगा? 80 मीटर। आपसे पूछेगा गति का प्रथम समीकरण, तो बी बराबर होता है u प्लस AT। ये क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये हमारी, यानी अगर आपसे पूछा है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as या 2as, तो ये हमारा क्या है, ये थर्ड है, यानी कि तीसरी समीकरण। क्या है भाई हमारी, ये तीसरी समीकरण गति की। तो पहली समीकरण ये हमारी b बराबर u प्लस ए टी, और दूसरी कौन सी होती है हमारी, h बराबर या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और हमारी तीसरी होती है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो यहाँ पे क्या होता है, s जो होता है विस्थापन होता है, या ऊंचाई ले सकते हैं विस्थापन। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों पे क्या है आपके रेलवे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर टेक्नीशियन और एएलपी और ग्रुप डी में जब न्यूमेरिकल आते हैं तो इसी लेवल तक के न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन आरपीएफ में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। क्योंकि अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा आती है और न्यूमेरिकल कम आते हैं। बात समझ आ रही है। लेकिन आप एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। बात समझ आ रही नहीं, तो मैं इसलिए एक दो न्यूमेरिकल ले आता हूँ, बाकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर हम चलते ही हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो देखेंगे जो बल्ब होता है हमारा बल्ब, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का या आयरन का या नाइक्रोम का या फिर कार्बन का, तो आपको बताना है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, बल्ब का फिलामेंट तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका भाई? टंगस्टन का। अब टंगस्टन का ही हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध तो प्रतिरोध कैसा होता है इसका? उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। और इसका जो गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है? वो भी क्या होता है? उच्च होता है। लगभग जो टंगस्टन धातु है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो टंगस्टन धातु है इसका गलनांक उच्च होता है और इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है। इसलिए हम बल्ब के फिलामेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बल्ब के फिलामेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो है प्रतिरोध भी उच्च होता है और इसका जो है क्या भाई, गलन पॉइंट या बहुत उच्च होता है। तो आपने देखा होगा गैमेक्सिन, डीटीटी और ब्लीचिंग पाउडर। तो ध्यान रखेंगे, आपने नाम सुना होगा क्लोरीन, कि गैमेक्सिन, डीटीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है। तो आपने नाम सुना होगा क्लोरीन। तो इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो क्या मिल गया? क्लोरीन। आपने अगर मेरी प्रीवियस ईयर की क्लासेस देखी होंगी या मैंने क्लोरीन पर एक वीडियो बना के डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, डाल देना क्लोरीन बाई टीकेडी एजुकेशन, तो आपको क्लोरीन की वीडियो मिल जाएगी। या आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके देखना, तो क्लोरीन के मैंने कुछ यौगिक कराए हैं। क्या कराए हैं? कुछ यौगिक कराए हैं। तो क्लोरीन के यौगिक तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्लोरीन के प्रयोग ध्यान रखेंगे। क्या है भाई? प्रयोग। तो क्लोरीन का जो हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं किस में करते हैं भाई? क्लोरीन का प्रयोग जो होता है इमारतों के रंग उड़ाने में। क्या है भाई? इमारतों का रंग इसी की वजह से उड़ता है। इमारतों का रंग जो है क्लोरीन की वजह से उड़ता है। आपने देखा होगा CHCl3 यानी कि क्लोरोफार्म बनाने में। तो क्लोरोफार्म बनाने में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। निश्चेतक के रूप में हम क्लोरोफार्म का यूज करते हैं और इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? गहरे रंग की रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? निश्चेतक के रूप में। किसमें भाई? निश्चेतक के रूप में आप क्लोरोफार्म का यूज करते हैं और क्लोरीन का जो प्रयोग करते हैं वो क्लोरोफार्म बनाने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। आपने नाम सुना होगा गैमेक्सिन। क्या है बोलते हैं? गैमेक्सिन ये इसी को हम बोलते हैं सेल्फास। क्या बोलते हैं? सेल्फास। तो गैमेक्सिन या फिर हम इसको बोलते हैं सेल्फास। इसका सूत्र होता है C6H6 और C6H6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
C6H6Cl6। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको हम बोलते हैं सेल्फास या गैमेक्सीन। जो आपने देखा होगा, जैसे ही कोई गुस्सा हो जाती है घर पे तो सेल्फास रखा होता है, तो सेल्फास ली, उसकी 2 गोलियां कटक ली। और सेल्फास का प्रयोग गेहूं में या अपने जो दाल चावल होती हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि इसमें घुन ना लगे, तो उनसे बचाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, गैमेक्सीन का प्रयोग करते हैं, सेल्फास का प्रयोग। ठीक है, आपने देखा होगा DDT बनाने में, DDT बनाने में, जब आपने देखा होगा घरों में, हमारे गांव में क्या होता है कि जब औरतें क्या अपने उपले रखती हैं ना, जो गोबर के उपले बनाती हैं, जिन्हें हम कंडे भी कहते हैं हमारी भाषा में, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। तो उनकी सुरक्षा के रखने के लिए एक ढेर लगाती हैं, जिसे हम बाद में उसको इकट्ठा करते हैं, तो उसके अंदर DDT बखेरती हैं, ताकि उसमें क्या दीमक ना लगे। और दीमक लग जाती है तो क्या होता है, दीमक लगने से क्या होता है, कंडे खराब हो जाते हैं। एक होता है AgCl2। तो AgCl2 यानी कि ये सिल्वर का क्या है, एक यौगिक है, तो AgCl2 का भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन लकड़ी को दीमक से बचाते हैं तो AgCl2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब कंडों को या गोबर से बने उपलों को हम बचाते होते हैं तो DDT का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। आपने देखा होगा एक आंसू गैस, क्या देखा होगा आपने, आंसू गैस, क्या नाम सुना होगा, आंसू गैस। तो आंसू गैस भी का निर्माण जो होता है वो क्लोरीन से होता है। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर, क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर, आंसू गैस, DDT, गैमेक्सीन या क्लोरोफार्म, ये इमारतों का रंग उड़ाने में, और इसका हम प्रयोग करते हैं। 7वां ध्यान रखेंगे, जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। भाई जल को शुद्ध करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा नगर पालिका की जो टंकी होती है उसके पानी में हमें सुगंध सी आती है, वो सुगंध होती है हमारी क्लोरीन का, क्योंकि हम उसमें क्या है, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए ना, इनको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे के सीधे आपको एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं कि गैमेक्सीन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आइए, और हैं 2-3 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास लेंथी हो ही जाती है, मैं खींचूंगा तो खींचेगी नहीं, मुझसे बताना जरूरी होता है, तो इसलिए क्लास लेंथी हो जाती है। लेकिन इत्मीनान से ये क्लास ऐसी होती है आप लोगों के लिए, आप लेट भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, आपने क्लास चला के रख दी और आप समझते रहो, बस आपके माइंड में ऐसे घूमते रहेंगे क्वेश्चन कि बस जैसे कि आप बहुत अच्छे से है, नहीं है। तो कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग है, एक है स्कर्वी। आपको पता होगा स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। और पेलेग्रा ये क्या होता है, विटामिन ये होता है B2 की कमी से होता है, सॉरी विटामिन B3 की, किसकी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है, इसका नियासिन होता है। और हाइपोकैलेमिया ये क्या होता है, पोटेशियम की कमी से, किसकी, पोटेशियम, जब पोटेशियम की मानव शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है, हाइपोकैलेमिया नामक रोग हो जाता है। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया रोग हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से क्या है, हमारे क्या होता है, रिकेटस रोग होता है। और रिकेटस क्या होता है, विटामिन सी नहीं है, माफी चाहता हूँ, ये मैंने गलत लिख दिया है जल्दीबाजी में, तो ये विटामिन सी नहीं है, क्या है, ये विटामिन डी होता है। और विटामिन सी से होने वाले कितने रोग हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन डी से होने वाले 4 रोग हैं। एक होता है हमारा पास रिकेटस, जिसे हम बोलते हैं सूखा रोग, क्या बोलते हैं इसको हम, सूखा रोग, आपको ये ध्यान रखना है। आपने नाम सुना होगा ऑस्टोमलेशिया, क्या है भाई, ओस्टोमलेशिया। तो जो ओस्टोमलेशिया है ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। एक आपने नाम सुना होगा ओस्टोपोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ओस्टोपोरोसिस, तो ओस्टोपोरोसिस ये भी हमारा विटामिन डी से होता है। एक आपने नाम सुना होगा बाउलेक्स, तो बाउलेक्स। एक आपने नाम सुना होगा नोकनी डिसीज, क्या नाम सुना होगा, KNOCK, क्या होता है, KNOCK, नोकनी डिसीज। और एक आपने नाम सुना होगा, इतने ही रहने देते हैं। तो ये 4 जो है हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये भर भर के पूछे जाते हैं। रिकेटस सूखा रोग, ये तो समझ लो, ऐसे करके लगा दो इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ये ऑटोमलेशिया, ओस्टोपोरोसिस, बाउलेक्स, नोकनी डिसीज। तो सूखे रोग में क्या होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्या होती हैं भाई, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं भाई, हड्डियां
कमज़ोर हो जाती हैं। दांतों का देरी से आना, दांतों का देरी से आना, दांतों का देरी से आना, देरी से आना। बात समझ में आ रही है। अब ऑटोमलेशिया में क्या होता है, ऑटोमलेशिया में ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाता है। क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाता है, हड्डियों में छेद हो जाता है। जब हड्डियों में छेद होने लगता है तो ऑटोमलेशिया कहते हैं। जब डॉक्टर क्या कहता है, आपका ऑर्थोलॉजी करता है, हड्डियों के रोग का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। और ऑस्ट्रोलॉजिया हड्डियों का अध्ययन, और हड्डियों के रोगों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। जब ऑर्थोलॉजी करता है डॉक्टर तो आपको देखता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको समझ में नहीं आता है और आपसे कह देता है कि आपकी हड्डियों में छेद होने लगा है। नॉकनी डिसीज में क्या होता है, इसमें घुटने मिलने लगते हैं। क्या है भाई, घुटने मिलने लगते हैं। क्या है, घुटने मिलने लगते हैं, घुटने मिलने लगते हैं। और बाउल एक्स में क्या होता है, जो जांग की हड्डी होती है ना, जांग की हड्डी क्या होती है, ये मुड़ जाती है। जांग की हड्डी क्या होती है, मुड़ जाती है। तो जांग की हड्डी कब मुड़ती है, जो हमारी फीमर हड्डी है वो कब मुड़ेगी, जब हमारे पूरे शरीर का वजन जांग की हड्डी यानी कि फीमर पे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाउल एक्स डिसीज हो जाएगा या बाउल एक्स नामक रोग हो जाएगा। लेकिन ऑटोमलेशिया में क्या होता है, ऑटोमलेशिया में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी क्या होती है, ये इसमें मुड़ जाती है। और ये बीमारी ज़्यादातर वयस्कों में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है, वयस्कों में देखने को मिलती है। तो ये मैंने बताया आपको विटामिन डी से होने वाले रोग या कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, क्योंकि इन रोगों के लिए कहीं ना कहीं कैल्शियम ही जिम्मेदार है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो हैं, सबसे पहला है रिकेटस, सूखा रोग। इसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, खोपड़ी की हड्डियां कमजोर रहती हैं, बालों का झड़ने लगता है और दांतों का देरी से आना। ऑस्टोमलेशिया, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाता है। बाउल एक्स, जांग की हड्डी मुड़ जाती है, पूरा वजन जांग पे आ जाता है। या नॉकनी डिसीज, घुटने मिलने लगते हैं। तो ये 4 बीमारियां ऐसी हैं जो कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से होती हैं, और इन्हें आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे या लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यहाँ तक आप लोग आए हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ मुझे कि आप कि 25 क्वेश्चन आपके लिए सही हैं, ये 20 क्वेश्चन काफ़ी हैं, या 25 कराए जाएं बताने, या कम क्वेश्चन कर दूं। अगर आपको क्लास लेंथी लगती है तो मैं कम क्वेश्चन कर दूंगा, तो मुझे आप एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, तो मैं आपके इस कमेंट का वेट करूंगा कि आप बताएंगे क्या ये ठीक है, या 20 क्वेश्चन सही है, या कम है, या ज़्यादा है। जैसे आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी रहूँगा। निम्नलिखित में से एक क्या है, विषाणुजन्य रोग नहीं है, यानी कि इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु यानी कि वायरस से नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो वायरस से होने वाले रोग, ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस से जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं। आपको पता होगा डेंगू, क्या है भाई, डेंगू। नंबर दूसरा आपने नाम सुना होगा पोलियो। नंबर तीसरा आपने सुना होगा क्या है, चिकन पॉक्स। और आपने एक नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स। इसे बोलते हैं हम बड़ी माता। क्या बोलते हैं इसको, बड़ी माता। और इसको हम बोलते हैं छोटी माता। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ध्यान रखेंगे। आपने नाम सुना होगा रूबेला रोग। क्या भाई, रूबेला क्या है, आपने नाम सुना होगा रूबेला रोग। आपने नाम सुना होगा रेबीज, भाई रेबीज, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा बर्ड फ्लू। एक आपने नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू। तो डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, रूबेला हो गया, रेबीज हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस ए हुआ या बी हुआ या सी हुआ। आपने नाम सुना होगा इन्फ्लुएंजा रोग। ये भी क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, ये वायरस से होने वाला रोग है। और आपने लास्ट में सुना होगा 10 नंबर सुना होगा एड्स। क्या होता है, एड्स। तो ये सारे के सारे किससे होते हैं, ये वायरस से होते हैं। किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा जीवाणु से होने वाले रोग, तो जीवाणु से ध्यान रखेंगे आप लोग, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ,
निमोनिया हुआ, सिफिलिस हुआ, हैजा हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, टीबी हुआ या फिर डिप्थीरिया हुआ, टिटनेस हुआ, ये सारे के सारे हमारे किससे होते हैं? ये बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से। तो ये हमारे वायरस से पूछा है। आपको वायरस की खोज पता होना चाहिए। जो वायरस की खोज की थी, इसकी खोज की थी इवानो बस्की ने खोज की थी। और वायरोलॉजी इसका क्या है? वायरोलॉजी क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमसे पूछा था कि विषाणुजन्य यानी वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है? चेचक होता है, प्लेग ये नहीं होता है, पोलियो होता है और ये थैलेमिलिया ये भी होता है। जो हमारा प्लेग होता है ना, ये प्लेग ये हमारा होता है जीवाणु से। किसका होता है? जीवाणु से। तो मैं बता रहा हूँ जीवाणु से कौन कौन से होते हैं। प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया और निमोनिया हो गया और क्या टाइफाइड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया। तो ये सारे के सारे किससे होते हैं? ये जीवाणु से होते हैं। लेकिन वायरस से ध्यान रखेंगे, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, रूबेला हो गया, रेबीज हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, हेपेटाइटिस ए बी सी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया। ठीक है नहीं? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बस 2 क्वेश्चन और हैं, अब तक रुके हो तो 2 क्वेश्चन और वेट करेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। उम्मीद करता हूं बहुत आनंद आएगा आपको और आ भी रहा होगा अब तक। निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक हार्मोन है जो स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होते हैं स्त्रीलिंग हार्मोन। तो जो हमारे स्त्रीलिंग हार्मोन होते हैं और एक होता है पुल्लिंग हार्मोन। तो स्त्रीलिंग हार्मोन जो होते हैं हमारे होता है, एक तो होता है एस्ट्रोजन, ध्यान रखेंगे एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, और पुरुष में अगर बात करेंगे एक होता है टेस्टेस्ट्रॉन। क्या होता है भाई? टेस्टेस्ट्रॉन। और एक होता है ये वाला, देखो ये वाला, ये तो ये होता है एंड्रोस्ट्रॉन। क्या होता है भाई? एंड्रोस्ट्रॉन। तो आपसे पूछा था कि स्त्रीलिंग हार्मोन पूछा, स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। तो एस्ट्रोजन इसमें दे रखा है, यही हमारा क्या राइट आंसर। ये हमारा किसका है भाई? ये मेल का है। और ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा क्या होता है? एस्ट्रोजन, ये सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारा मेल का है और टेस्टोस्टेरोन ये भी हमारा मेल का है। और जो हमारा ये फीमेल का है, ये हमारा फीमेल का है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि बनाती है। क्या बनाती है भाई? थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। और ये हमारी कैसी ग्रंथि है? ये ध्यान रखेंगे, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है हमारी? जैसे थैलमस हुआ, हाइपोथैलेमस हुआ, थायराइड ग्रंथि हुआ, पीयूष ग्रंथि हुआ, जनन ग्रंथि हुआ या एडिनल ग्रंथि हुआ, ये सारी की सारी हमारी कैसी हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि ये होती है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कैसी होती हैं? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती हैं, जो हमारे रस और एंजाइम का निर्माण करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी केवल हार्मोन का निर्माण करती हैं। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि बनाती है। कौन बनाती है? थायराइड ग्रंथि बनाती है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो हार्मोन का निर्माण करती हैं वो थायराइड माने अंतःस्रावी ग्रंथि करती हैं, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं वो रस और एंजाइम का निर्माण करती हैं। तो जो और एक होती है मिश्रित ग्रंथि, जो रस का और एंजाइम का और हार्मोन्स का तीनों का स्त्राव करती है, यानी कि निर्माण करती है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो पैनक्रियाज यानी कि अमाशय एक ऐसी ग्रंथि है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि भी है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। और ये रस का भी निर्माण करती है, या हार्मोन का निर्माण भी करती है और एंजाइम का निर्माण भी करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो आप लोगों से ये पूछा था कि महिला के हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये आप लोगों के लिए होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का क्या कार्य होगा। 19 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये 20वां जो क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना या न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना या रिएक्टर को ठंडा करता या नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन एक ऑप्शन में पूरा अच्छे से आप हमें इसका राइट आंसर विद हिंदी में लिख के आप हमें बताएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आपने यहाँ तक हमारी क्लास ली थी। तो साथियों, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। काफ़ी टाइम हो चुका है। जय हिंद।